लास्ट में कहाँ तक गए थे? वेव शुरू किया था। हाँ पेपर रखो अंदर। पहले आंसर दे दूंगा, सेकंड आपको उसके डाउट्स के बाद डाउट सॉल्व करूंगा। हो गया कॉपी टेस्ट बुक क्लोज? लगाया था? व्हाट इज मैकेनिकल वेव? Mechanical waves don't need meaning. मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, Sir, mechanical waves don't need meaning. नॉन मैकेनिकल वेव Needs meaning. पक्का? मैकेनिकल वेव सॉरी ओके, नॉन मैकेनिकल तो शुरू किया था वेव से। पहले दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज कॉल्ड है Mechanical waves. मैकेनिकल वेव एंड सेकंड इज कॉल्ड है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक को बोला था हमने ट्रांसवर्स वेव और दूसरे को बोला था लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव? और जिसको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है उसको बोलेंगे नॉन-मैकेनिकल वेव। जो रेडियो वेव्स होते हैं, जो इंटरनेट के सिग्नल होते हैं, मोबाइल के सिग्नल होते हैं, टीवी के जो सिग्नल होते हैं, ये सभी के सभी क्या आते हैं? मैकेनिकल वेव। तो मीडियम हो या ना हो ये ट्रैवल करेंगे, लेकिन मैकेनिकल में ऐसा नहीं है। मीडियम होगा तो ट्रैवल होंगे, मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं होगा। अब ये देखते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे एक ये वाटर है, डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब। फिर ये भी बताया था वाटर डिस्टर्ब क्यों होता है। जब हम वहाँ पे स्टोन को फेंकेंगे तो क्या होगा? अनडिस्टर्ब होगा। तो रीजन क्या है कि जो स्टोन गया है वो जा रहा है, मोशन में है, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? और जब वो वाटर को सरफेस को टच करेगा तो क्या करेगा? एनर्जी पास करेगा। किसको? वाटर। तो उस वाटर का एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? ये अनडिस्टर्ब में से क्या बनेगा? अरे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पे जो अनडिस्टर्ब वाटर था, उस अनडिस्टर्ब वाटर के ऊपर हमने पेड़ का जो पत्ता है ना सूखा हुआ वो रख दिया। और जैसे यहाँ पे वेव क्रिएट होगा तो ये पत्ता क्या करेगा? ऊपर जाएगा, फिर अपनी जगह पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर अपने जगह पे आएगा, फिर ऊपर। तो यहाँ पे जो पत्ता है, सपोज इस कैप को हम लोग पेड़ का पत्ता माना है, तो ये क्या करेगा? ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो वेव इधर जाएगा, इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या बोलेंगे? Direction of propagation of wave. ठीक है, और उस वेव का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है? अप एंड डाउन। तो पहले कहाँ गया, फिर कहाँ पे आया? नहीं, अपने पोजीशन। फिर कहाँ पे गया? फिर कहाँ पे आया? फिर कहाँ जाएगा? फिर कहाँ आएगा? ये इस प्रकार से चलते रहेगा। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। अब वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो, पार्टिकल यहाँ से एकदम ऊपर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। हाँ, ये पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर गया, वहाँ रुक गया, वहाँ से धीरे धीरे वापस आएगा, फिर
अपनी जगह पे आएगा, वहां से धीरे धीरे नीचे जाएगा, यहाँ पे वापस अपने जगह आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पे ही है, तो पार्टिकल को मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, अपनी जगह पे ही है। अब पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो इस पार्टिकल का इस पोजीशन से, इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। तो पार्टिकल धीरे धीरे मीन पोजीशन से अपर साइड में जाएगा, एक साथ जाएगा धीरे धीरे, वहां से कहाँ पे वापस आएगा? मीन पोजीशन से। वहां से कहाँ जाएगा? लोअर साइड में। वहां से कहाँ पे आएगा? मीन पोजीशन से। वहां से कहाँ जाएगा? अपर साइड। समझ में आ रहा है? तो अभी पार्टिकल कहाँ पे है? मीन पोजीशन से। अब कहाँ पे जाएगा? अपर साइड, अपर साइड, अपर साइड। तो ये धीरे धीरे अपर साइड में जा रहा है। पार्टिकल मीन पोजीशन से अभी ज्यादा दूर है या अभी ज्यादा दूर है? ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो ये मीन पोजीशन, ये उसका पहला पोजीशन, ये उसका दूसरा पोजीशन, ये इसका तीसरा पोजीशन। तो सबसे दूर कौन सा है? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। तो सबसे पास में कौन सा है? पहला। उससे दूर रहेगा दूसरा, और उससे दूर रहेगा तीसरा। तो पार्टिकल दूर जा रहा है, अपर साइड या डाउन साइड? अपर साइड। वैसे ही कहाँ जाएगा? लोअर साइड में। ये रहेगा फर्स्ट, ये रहेगा सेकंड, और ये रहेगा थर्ड। कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा दूर है? तो यहाँ हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि वो मीन पोजीशन से कितना दूर गया, मीन पोजीशन से कितना दूर गया, और कितना दूर गया यही मेजर करके यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले कहाँ पे था? मीन पोजीशन से। अब धीरे ये जो रहेगा ये हमको डिस्टेंस बताएगा कितना दूर गया। अब धीरे धीरे वो दूर जा रहा है, पास जा रहा है? दूर। अब अपर साइड में जाएगा तो दूर जाएगा, पास आएगा? दूर। धीरे धीरे वो कहाँ पे जा रहा है? दूर जा रहा है, वहां जाके रुक गया। अब क्या होगा? धीरे धीरे नीचे आएगा, कहाँ पे आ गया? अब कहाँ पे जाएगा? डाउनवर्ड, तो डिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, इस साइड में डिस्टेंस बढ़ते जाएगा कम होते जाएगा? बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अब क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, कम अब होगा, डिस्टेंस कम कम होगा। होगा। कहाँ पे आ गया? अब कहाँ पे जाएगा? अपर साइड, अब मीन, अब अब अपर साइड, अब डाउन, अब डाउनवर्ड साइड, अब समझ में आ गया? तो ये अप एंड डाउन मूव हो रहा है, तो धीरे धीरे अपर साइड में जा रहा है, मतलब टाइम के साथ। ठीक है, तो टाइम के साथ ही अपर साइड में जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू कर दिया, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये नीचे आना शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया। फिर क्या करेगा? ये मीन पोजीशन से नीचे चला गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से फिर से वापस चला गया तो मीन पोजीशन पे आ गया, फिर मीन पोजीशन से अपर धीरे साइड, धीरे अपर साइड में चला गया, फिर कहाँ पे आएगा? मीन पोजीशन से। फिर कहाँ पे जाएगा? लोअर साइड में। फिर कहाँ पे आएगा? मीन पोजीशन से। मतलब पार्टिकल सामने नहीं गया, हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया है कि टाइम के साथ क्या हो गया। जब टाइम बढ़ रहा था तो धीरे धीरे अप एंड डाउन हो रहा था ऐसे। ठीक है, तो टाइम बढ़ते जा रहा है और पार्टिकल जो रहेगा वो इस प्रकार का पैटर्न हमको क्या करेगा? शो करेगा। ग्राफ हमको इस प्रकार से मिल गया। ठीक है, अब पार्टिकल यहाँ पे था, so this is the direction of propagation of wave. Direction of propagation of wave का मतलब वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और this is direction of displacement of particle. ठीक है, तो वेव इस साइड में जा रहा है, देखो ना वेव किस साइड में जा रहा है? इस साइड में। ठीक है, और पार्टिकल कहाँ पे मूव हो रहा है? अप एंड डाउन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव and the displacement of particle both are parallel or perpendicular? पक्का? तो इसमें क्या है?
पार्टिकल बोथ आर, पहले कहाँ पे था मीन पोजीशन, कहाँ पे गया अपर साइड, फिर कहाँ पे आया फिर कहाँ पे डाउनवर्ड साइड, अपर साइड से बिना मीन पोजीशन में आए डाउन साइड में नहीं जा सकता, समझ में आ रहा है? तो अपर साइड से जब लोअर साइड में जाएगा तो कहाँ से होके जाएगा मीन पोजीशन से, और लोअर साइड से अपर साइड में जाना है तो कहाँ से जाएगा मीन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल या तो ऑसिलेशन बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बोथ आर पैरेलल परपेंडिकुलर, ठीक है? तो एक कंडीशन मिल गया इसमें कैसे रहेंगे परपेंडिकुलर, डील कैसे करेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल अप एंड डाउन हो रहा है ना, और वेव जा पा रहा है इस साइड में, दोनों पैरेलल है परपेंडिकुलर है, इसको रीड करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बोथ आर परपेंडिकुलर पैरेलल, ठीक है? सेकंड थिंग, हम इसको एज अ वेव करके कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है? इतने रीजन को देखो, ठीक है? ये अभी अनडिस्टर्ब्ड है, कैसा है अनडिस्टर्ब्ड, इतने रीजन को देखो, और दो वायर के बीच का डिस्टेंस मेजर करो, मतलब आइसोस्केलर, इसको हम लोग मीन मानेंगे, क्या मानेंगे? डिस्टेंस बढ़ेगा, मीन से ज्यादा डिस्टेंस है कम डिस्टेंस है ज्यादा, तो रिंग के बीच का डिस्टेंस मीन से ज्यादा है मीन से कम है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? मीन से दूर गया, मीन पे पास, मीन दूर, मीन पास, ठीक है? अब हमारा वेव कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? अप एंड डाउन और लेफ्ट टू राइट? अप एंड डाउन। ये जो वायर यहाँ के है, तार जिसको हम बोलेंगे रिंग बोलेंगे, ये रिंग कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं? अप एंड डाउन या लेफ्ट टू राइट? तो इसमें क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बोथ आर पक्का। इसमें क्या हो रहा था? परपेंडिकुलर। और इसमें क्या हो रहा था? बोलेंगे सपोज हमने यहाँ पे रस्सी बांध दी, साथ ही पका के रखा है, ऐसे हम करेंगे तो वेव जो रहेगा वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन रोप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, रोप वहीं पे है, वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ रोप एंड द प्रोपगेशन ऑफ वेव बोथ आर परपेंडिकुलर। और इसमें क्या हो रहा है? तो इफ हम ऐसे पकड़ के इसको छोड़ देंगे तो अभी पास आ रहा है, तो ये ऐसे चलते रहेगा, ठीक है? तो ये भी एक वेव का टाइप है, लेकिन इसमें और मैंने जो पढ़ाया था इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दूसरे में क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और जहाँ पे पैरेलल होगा उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस क्या है? The movement of particle, the displacement of particle or the oscillation of particle are perpendicular to the direction of propagation of wave. इसमें क्या रहेगा? The displacement of particle, the movement of particle, the oscillation of particle is parallel to direction of propagation of wave. तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करेगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और उसको परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। कितने डेफिनेशन बन गए? तो कौन से? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल। इसमें क्या लिखोगे? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें लिखेंगे पैरेलल टू ईच अदर, राइट? डेफिनेशन आपको देना, लिखना समझा के दिया मैंने, लिखना आपको है।
जो भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं होगा। Mean position. The displacement of a particle and the direction of propagation of wave both are perpendicular to each other in transverse wave. And the wave in which the displacement of particle and the direction of propagation of wave both are parallel to each other, that is called as longitudinal wave. कॉपी क्लोज कर दो। ये आ कॉपी क्लोज मतलब क्लोज हो जाना चाहिए ना। दिस ट्रांसवर्स वेव इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। एक को बोलते हैं क्रेस्ट, इसका सिंबल रहेगा सी। दूसरे को बोलते हैं कर्व। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, नया कुछ नहीं। तो एक रहेगा क्रेस्ट और दूसरा रहेगा कर्व। इसका ट्रांसवर्स रहेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी दो पार्ट का बनता है। एक को बोलते हैं कॉम्प्रेशन और दूसरे को बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। क्या होता है वो बता दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 पॉइंट को मार्क करता हूँ। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ठीक है, हो गया। अब टोटल 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हाईएस्ट एनर्जी वाला है? सी। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है सी। और कौन सा मिनिमम है? ए। तो तीनों में से मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है? सी। अपर साइड में डाउन साइड? अपर साइड। तो अप साइड में जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। कौन से वेव में? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में मीन पोजीशन से अप साइड में जितना ज्यादा दूर जाएगा तो वो हाईएस्ट एनर्जी वाला जो पॉइंट रहेगा, हाईएस्ट डिस्टेंस वाला जो पॉइंट रहेगा, इस हाईएस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट को, अप साइड वाले पॉइंट को बोलेंगे क्रेस्ट। इसको बोल सकते हैं हाइट, अप साइड डाउन साइड, तो इसको बोलेंगे हाइट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट। और ये लोअर वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं कर्व। क्या बोलेंगे? कर्व। तो अपर साइड वाला हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे कर्व और बॉटम वाला लोवेस्ट। डिस्टेंस हम ऐसे काउंट करेंगे ना, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। देखो इसको हमने 0 माना, जैसे हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होता है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये क्या रहेगा? 0। इधर रहेगा +1 +2 +3। तो इधर क्या होगा? -1 -2 -3। सही है ना? इधर क्या होता है? +1 +2 +3। इधर क्या होगा? -1 -2 -3। तो हम अप
साइड में जा रहे हैं, मतलब प्लस में जा रहे हैं माइनस में, प्लस। तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस। समझ में आ रहा है ना। तो वही हमारा मीन पोजीशन है, मीन से अपर साइड में जा रहे हैं मतलब बढ़ रहा है, और मीन से लोअर साइड में आ रहे हैं मतलब कम आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये रहेगा क्रेस्ट और ये रहेगा, समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला हाईएस्ट वाला नहीं है, मीन पोजीशन ये है, और ये रहेगा हमारा क्रेस्ट, समझ में आ गया। क्रेस्ट और ट्रफ कहाँ पे रहेगा, ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडिनल। अब लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, कॉम्प्रेशन और रिट्रैक्शन, क्या होता है, कॉम्प्रेशन और रिट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज मीन पोजीशन, पास है दूर गया, रिट्रैक्शन, दिन भर चलते रहेगा, कुछ नहीं बोलते, ठीक। तो मीन पोजीशन से दूर गया, मीन पोजीशन पे आया, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल, इसमें ये बनते जाएगा क्या, ट्रांसवर्स सॉरी रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन बनते जाएगा। और ऐसा वेव रहेगा तो अपर साइड में है तो क्रेस्ट, लोअर साइड में गया तो ट्रफ, अपर साइड में रहेगा तो क्रेस्ट, लोअर साइड में गया तो ट्रफ, नहीं समझा, ठीक है। तो ये किसका कितने पार्ट का बना हुआ है, दो, कौन से क्रेस्ट और ट्रफ, और ये बना है कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, चार मतलब पता है कौन से क्रेस्ट, ट्रफ, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। 2 मिनट का समय है, जितना लिखना है लिख लो, मतलब लिखना है, क्या समझा है वो, नहीं समझा तो भी लिखना है। कंप्लीटेड, क्लोज कर दो। अब यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं, बड़े की जरूरत नहीं, इससे छोटा वाला। ये पॉइंट मैं सर्कल के ऊपर ड्रॉ नहीं करता, उसके बाजू में ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मान के चल रहे हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के। और हम यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहे, कैसे घूम रहे, क्लॉकवाइज, और यहाँ से घूमते घूमते इधर चले गए और वापस यहाँ पे आके रुक गए। क्या मैंने एक सर्कल पूरा किया, एक ऑसिलेशन पूरा किया, नहीं किया ना। वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होगा, जहां से शुरू किया वहीं पे आना, उसके पहले रुकना, उसके बाद में रुकना, वहीं पे।
जहां से शुरू किया था वही वही। सही में ना। हाँ, तो इफ हम यहाँ से शुरू करते हैं और वापस यही पे आते हैं, मतलब मैंने वन सर्कल पूरा किया। मैं फिर से एक बार गया, फिर से यहाँ पे आया, मतलब कितने सर्कल समझ में आ रहा है। तो वन कंप्लीट सर्कल का मतलब होता है जहाँ से शुरू करेंगे हम वहीं पे आएंगे। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग बातें लिखी जाती है। मैं पहले आपको वेव का मतलब समझाता हूँ कि वन वेव का मतलब क्या होता है। वन वेव जब तक ये नहीं समझेगा तब तक आगे कुछ नहीं आएगा। बिना ये बताए भी कुछ लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, वो उनका टैलेंट। जिसको ये भी नहीं पता वेव का मतलब और वेव के बारे में सब कुछ जानता है, मतलब क्या उसका। ठीक है, तो इसलिए पहले ये जानते हैं कि वेव का मतलब क्या होता है। एक वेव का मतलब क्या होगा। एक वेव का मतलब होता है हम जहां से वेव को शुरू करेंगे और वो पार्टिकल वापस उसी जगह आएगा, एक पूरा सर्कल पूरा करके, तो उसको हम बोलेंगे एक वेव पूरा हुआ। यहां से मैंने वेव को शुरू किया, एक वेव हो गया। हाँ, नो, क्यों? यहां से ऊपर जाएगा, मेन पोजीशन पे आएगा, नीचे जाएगा, फिर आएगा, तो इसको बोलेंगे एक सर्कल। क्या बोलेंगे? एक सर्कल। तो जहां से शुरू किया था वापस वहीं पे आना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया, पार्टिकल कहाँ पे गया? अप साइड। फिर कहाँ पे आया? मेन पोजीशन। फिर कहाँ पे गया? डाउन साइड। फिर कहाँ पे आया? तो शुरू यहाँ से किया था और खत्म यहाँ पे किया है। इसका मतलब ये एक वेव हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक वेव। सपोज मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ से शुरू किया, तो एक वेव हुआ। हाँ? सही है, जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म करते, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक वेव। क्या होता है? एक वेव। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है वन क्रेस्ट और वन ट्रफ, इनको मिला के क्या बनता है? एक वेव। हमारे पास ट्रांसवर्स वेव भी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ट्रांसवर्स वेव हमारे काम का है, तो आगे किसके हिसाब से बनेंगे? ट्रांसवर्स के हिसाब से। आप लॉन्गिट्यूडिनल के हिसाब से भी जा सकते हो, लेकिन इसको समझना थोड़ा इजी है कंपेयर टू दिस वन। और इसके ऊपर किसके हिसाब से जाएंगे? ट्रांसवर्स के हिसाब से। तो वेव का डेफिनेशन ऐसा कहा जाता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों को मिला देते तो एक वेव बनेगा। तो ये हमारा एक क्रेस्ट है और ये हमारा एक ट्रफ है। तो जो अपर साइड और लोअर साइड ये दोनों को मिला के क्या बनेगा? एक वेव। इससे आसान तरीका समझने का ये है कि वेव जहां से शुरू करेंगे वापस घूम के जब उसी पॉइंट पे आएगा तब मानेंगे क्या हुआ? एक वेव पूरा हुआ। समझ में आ गया? तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। सपोज मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं, तो एक वेव पूरा होगा तो मुझे बोल देना कि सर एक वेव पूरा हो गया। पार्टिकल मीन पोजीशन पे गया, मीन से डाउन, डाउन से मीन से, तो यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे खत्म किया था। तो जहाँ से वेव को शुरू करेंगे वो पूरा घूम के जब वापस वहीं पे आएगा, इसका मतलब उसने एक वेव को क्या किया है? पूरा किया। समझ में आ गया? तो वेव का मतलब ये होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों को मिलाएंगे तो भी एक वेव होगा। मतलब यहाँ पे ये क्रेस्ट है और एक ट्रफ है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? एक वेव। ये क्या है? ट्रफ। और ये क्या है? क्रेस्ट। इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा? वेव। लेकिन इससे अच्छा आप ये समझो, मतलब आगे जाके इसका फायदा होगा कि वेव जहां से शुरू करेंगे ये पूरा घूम के वापस जब वहीं पे आएगा, इसका मतलब एक वेव पूरा हुआ। अब यहाँ से शुरू किया था और यहाँ खत्म हो गया, कितने वेव्स हो गए? मैंने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म हुआ। समझ में आ रहा है? तो एक वेव का मतलब होता है जहाँ से शुरू करेंगे वापस वहीं पे आना, एक सर्कल घूम के, उसको हम बोलेंगे एक वेव पूरा हुआ। ठीक है, जो भी मतलब समझा है एक वेव का 1 मिनट के अंदर लिखना है, मतलब समझाना मेरा काम है।
डन। इधर रहना, ये था हमारा पहला। सेकंड, पहले समझो बाद में लिखना है। क्या वेवलेंथ क्या होगा डेफिनेशन? पहले ये पढ़ लिया ना, वन वेव का मतलब क्या होता है। व्हाट इज वेवलेंथ? लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मतलब एक वेव हो गया, और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को क्या, इस लेंथ को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। जितने ये दूर जाएंगे उतना वेवलेंथ बढ़ेगा, जितने ये पास आएंगे उतना वेवलेंथ कम होगा। ऐसा ही हम क्रिस्ट और ट्रफ में देख सकते, मतलब कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में देख सकते हैं। एक कॉम्प्रेशन दूसरा रेयर फ्रैक्शन, दोनों को मिला के एक वेव बनेगा। ठीक है, तो जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वेवलेंथ बढ़ेगा, और जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा उतना वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा वेवलेंथ का? The length of a wave is called as wavelength, और इस वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। ठीक है, अब देखो ये वेवलेंथ जो है वो अलग अलग यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस ही है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस है ना, तो ये एक वेवलेंथ का वेव का डिस्टेंस कितना हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है वो मिलीमीटर में भी काउंट किया जाता है, वो सेंटीमीटर में भी काउंट किया जाता है, वो मीटर में भी काउंट किया जाता है, वो नैनोमीटर में भी काउंट किया जाता है, और ये एंगस्ट्रॉम में भी काउंट किया जाता है। अब ये सभी यूनिट्स क्या होते हैं उसका टेबल ये आप पढ़ चुके हो, उसका कन्वर्जन क्या आपको आता है, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिलीग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका कन्वर्जन यहाँ पे काम आएगा। तो ये रहेंगे उसके यूनिट्स। तो डेफिनेशन क्या हो गया वेवलेंथ का? The length of a wave is called as wavelength. Symbol is lambda. Units मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कोई भी आ सकता है। छोटी वाली पेंसिल लो क्या, ये 6 पॉइंट है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो वेव है, मेरे पास दो वेव है। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, इसको वेव मान के चलते हैं। तो मुझे बताइए ये पहला और दूसरा दो में से कौन से वेव का लेंथ ज्यादा है? कैसे पता चला? कंपेयर करो ना, इस वेव का लेंथ कम है और इस वेव का लेंथ ज्यादा है, तो इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ सिंपल सी बात है। तो इसका लैम्डा का वैल्यू कम रहेगा, इसका लैम्डा का वैल्यू ज्यादा है। मान के चलते दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम है। ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? जिससे कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, एक ट्रेन को यहाँ से ये फिक्स पॉइंट क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा जब इतनी स्पीड से जा रहा है। तो टाइम शुरू कब करेंगे? ट्रेन आने के पहले, या जैसे ही ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा तो टाइम शुरू करेंगे, और टाइम बंद कब करेंगे? अब ऐसे काम करते हैं ना, तो यहाँ से क्या पता चलेगा उस ट्रेन को वो फिक्स पॉइंट क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब सपोज ट्रेन का लेंथ ज्यादा है तो उसको टाइम क्रॉस करने के लिए टाइम, और ट्रेन का लेंथ कम रहेगा तो टाइम कम लगेगा। सही है, सही ना? ट्रेन का लेंथ ज्यादा है तो वो फिक्स पॉइंट क्रॉस करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, और ट्रेन का लेंथ कम रहेगा तो वो फिक्स पॉइंट क्रॉस करने के लिए उसको टाइम कम लगेगा।
अब दोनों का स्पीड सेम है तो स्पीड को कांस्टेंट रखा हमने। एक वेव है, इस वेव को ये फिक्स पॉइंट क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको x माना है, कितना x। और दूसरा दोनों का स्पीड सेम है, इस वेव को ये फिक्स पॉइंट क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा वो रहेगा y। किसको टाइम ज्यादा लगेगा, पहले को या दूसरे को? पक्का? तो एक वेव को एक फिक्स पॉइंट क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगता है, रिपीटिंग अगेन, एक वेव को एक फिक्स पॉइंट क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो हमारा नेक्स्ट वाला जो टर्म रहेगा वो क्या रहेगा? टाइम पीरियड। और इसका सिंबल रहेगा कैपिटल T। क्या रहेगा? कैपिटल T। डेफिनेशन क्या लिखोगे? टाइम टेकन for a wave to cross a fixed point is called as time period, right? ठीक है, चलो इधर है। अब यहाँ पे तीन फैक्टर्स है। पहला टाइम पीरियड T, ठीक है, लिखना नहीं। दूसरा वेवलेंथ और तीसरा C। C का मतलब होता है, नॉर्मली होता है तो स्पीड ऑफ लाइट, बट यहाँ पे हम लेंगे स्पीड ऑफ वेव। क्या लेंगे? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो मुझे बताइए इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब जितना वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उतना उसको टाइम। अभी वही देखा था ना, इसका वेवलेंथ कम है तो उसको क्रॉस होने के लिए टाइम, इसका वेवलेंथ तो इसको क्रॉस होने के लिए टाइम। तो हम ये मानेंगे जितना उसका लंबाई ज्यादा रहेगा उतना उसको फिक्स पॉइंट क्रॉस होने के लिए टाइम। तो टाइम पीरियड और वेवलेंथ बोथ आर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T is directly proportional to lambda। लिख सकता हूँ। अब वेवलेंथ को कांस्टेंट रखना है। वेवलेंथ को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। और किसको चेंज करना है? स्पीड को। किसको चेंज करना है? स्पीड को। हमारे पास दो वेव है, दोनों का लेंथ सेम है। ये फास्ट जा रहा है, ये स्लो जा रहा है। इसको टाइम कम लगेगा, इसको टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब वेवलेंथ सेम है। पहले क्या सेम था? स्पीड। क्या डिफरेंट था? वेवलेंथ। अब क्या सेम है? क्या डिफरेंट है? इसका स्पीड ज्यादा रहेगा, उसका टाइम पीरियड कम, और इसका स्पीड कम होगा, उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और स्पीड का रिलेशन क्या होगा? इनवर्सली। T is inversely proportional to C। सही है। तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? T is equals to lambda upon C। T is equals to lambda upon C। मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम लगेगा। सही हो रहा है? नहीं समझा? ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा अपॉन C। इसलिए मुझे लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। और C क्या है? एक बात तो हमेशा ध्यान रखना है, वेवलेंथ फाइंड करने के बहुत सारे यूनिट्स है। कौन से? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। और नॉर्मली स्पीड जो होता है ना वो मीटर पर सेकंड में आता है। तो अपर वैल्यू नैनोमीटर में है और नीचे का वैल्यू मीटर पर सेकंड में है, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। और गलत वाला आंसर भी ऑप्शन में होगा, बिना यूनिट को कन्वर्ट किए वाला भी आंसर ऑप्शन में होगा। तो ध्यान रखना है जब भी कैलकुलेशन करोगे तो यूनिट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। डेफिनेशन लिखा? क्या लिखा? टाइम पीरियड बाय अ वेव टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। राइट ऑन फार्मूला।
इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। ये ऐसा V होता है, क्या होता है V, और ये थोड़ा स्टाइलिश वाला V है, और ये इसका सिंबल है मॉडर्न जमाने में। पहले सिंपल फोटो निकालते आप ऐसा है मात्र जो भी कुछ आप बोलते इंग्लिश में, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी, राइट। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन in bracket waves, number of oscillations in bracket waves per unit time, per unit time मतलब एक यूनिट टाइम में कितने वेव्स वहां से ट्रेवल करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। सिंबल क्या है? सिंबल न्यू, रीड क्या करेंगे? न्यू, और इसका यूनिट रहेगा हर्ट्ज। क्या रहेगा? हर्ट्ज। एचजेड कल आपने बोला था 20,000 हर्ट्ज, तो वो हर्ट्ज जो है वो था फ्रीक्वेंसी का यूनिट एचजेड। उसके नीचे लिखो 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल, टू व्हीलर वाली साइकिल, 1 साइकिल पर सेकेंड। इसके नीचे लिखो 1 वेव पर सेकेंड, 1 वेव पर सेकेंड। यह रहता दोनों में डिफरेंस है। अब एक कल आपने बोला था 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये ऑडिबल रेंज होता है। ऑडिबल है, ऑडी नहीं है। ये कौन सा रेंज है? ऑडिबल रेंज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर 20,000 वेव ट्रैवल करेंगे एक फिक्स पॉइंट में से। एक फिक्स पॉइंट में से 20,000 वेव्स क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे मैक्सिमम, और मिनिमम 20। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में एक फिक्स पॉइंट में से कितने वेव ट्रैवल करेंगे? 20 से लेकर 20,000। और ये वाला जो रेंज रहेगा वो ऑडिबल रहेगा। इसके पहले वाला, इसके बाद वाला जो रहेगा वो ऑडिबल नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेव है, यहाँ मैंने दूसरा वेव ट्रैवल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? और यहाँ पे हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये रहेगा इसका वेवलेंथ ज्यादा है और इसका वेवलेंथ। तो एक फिक्स पॉइंट में से क्रॉस करना होगा, तो 1 सेकंड के अंदर इसके ज्यादा वेव ट्रैवल करेंगे या इसके? इसके। सही है ना? क्लियर है? तो ये रहेगा इसका फ्रीक्वेंसी। अरे 1 सेकंड में ये ज्यादा वेव ट्रैवल करेगा या ये वाला? तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो देख के पता कर सकते हैं इसमें वेवलेंथ कम है ज्यादा है, इसमें वेवलेंथ ज्यादा। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली इनवर्सली। जितना वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उतने नंबर ऑफ वेव्स कम ट्रैवल करेंगे, और जितना वेवलेंथ कम रहेगा उतने नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा ट्रैवल करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का रिलेशन क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बनता है न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। c का मतलब स्पीड ऑफ वेव। जितना स्पीड ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा वेव्स क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे, राइट। फॉर्मूला न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट नंबर 5, वेव नंबर। वेव फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था? नहीं, यूनिट था ये, और सिंबल v। ये होता है न्यू बार, ये होता है न्यू बार।
wave number. लिखो the number of waves in per unit length is called as wave number. The number of waves per unit length मतलब एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट रहेंगे उसको बोलेंगे वेव नंबर. इसका सिंबल रहेगा न्यू बार. न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा. फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा. तो न्यू बार का यूनिट क्या होगा? न्यू बार का यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट क्या होगा? लैम्डा का यूनिट क्या है? अरे लैम्डा वेवलेंथ है. क्या है? तो ये क्या बनेगा? मिलीमीटर इनवर्स. सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स. मीटर रहेगा तो मीटर इनवर्स. नैनोमीटर रहेगा तो इनवर्स पता है ना? ऐसा रहेगा. ठीक है. और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे ना इसको इंग्लिश में इनवर्स बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी बोलते हैं. ठीक है. ऐसा लिखा हमने नैनोमीटर. तो क्या रहेगा? नैनोमीटर इनवर्स. इसको भी इनवर्स बोलते हैं, इसको भी इनवर्स बोलते हैं. लिखने का तरीका अलग अलग है. दोनों को कहने का मतलब भी एक ही है, मीनिंग भी वही निकलता है. ठीक है. तो इसका यूनिट क्या हो सकता है? मिलीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स. डिपेंड करता है कि वेवलेंथ किसमें दिया हुआ है. वेवलेंथ मीटर में रहेगा तो मीटर इनवर्स, नैनोमीटर में रहेगा तो नैनोमीटर इनवर्स. लास्ट पॉइंट एम्पलीट्यूड. सिंबल इज कैपिटल ए. सिंबल इज कैपिटल ए. The height of crest or depth of trough. The height of crest or depth of trough is called as amplitude. Is called as